तो 8 बजे की 80 खबरें आपने देख ली। अब लौटते हैं तेलंगाना में जो वोटिंग हो रही है, जो आज वोट डाले जा रहे हैं, उस पर बड़ी अपडेट की जान लीजिए। 119 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो चल रहा है। वोटिंग के 1 घंटे से ज्यादा का वक्त पूरा हो चुका है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 119 सीटें, इस पर हो रहा है चुनाव। 33 जिले हैं, इस पर चुनाव हो रहा है। उससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको बताएंगे। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो 4 बड़े चेहरे अब तक वोट डाल चुके हैं। सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। आपको तस्वीरों में जी किशन रेड्डी दिखेंगे, के कविता दिखेंगी, एक्टर अल्लू अर्जुन दिखेंगे और जूनियर एनटीआर का वोट। ये देख लीजिए, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जी किशन रेड्डी वोट डालने पहुंचे थे, वोट डाल चुके हैं, वो मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। के कविता वोटिंग के लिए पहुंची थी, उन्होंने संदेश भी दिया और लोगों से वोट करने की अपील भी की है। एक्टर अल्लू अर्जुन भी सुबह सुबह मतदान कर चुके हैं और जूनियर एनटीआर ने जो वोट डाला है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद से सीधे हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष के पास आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वोटिंग कितनी हुई। आशीष, किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे ये बताइए, और अभी आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, हाल क्या है आसपास का, सब कुछ। जी देखिए, अगर हम बात करें मुद्दों की तो इस चुनाव में मुद्दे बदलाव या फिर भरोसा, यही 2 मुद्दे हैं। जहां कांग्रेस का स्लोगन रहा है बदलाव, मारफू कावाली मीन्स चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, वहीं बीआरएस का नारा रहा है हमने काम किया है, हमने काम करके दिखाया और हम आगे भी काम करते रहेंगे। तो बदलाव वर्सेस भरोसा का यह चुनाव है। बीजेपी की तरफ से भी पीएम मोदी की गारंटी, पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस समय हम राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक पोलिंग बूथ पर हैं। ये पोलिंग बूथ राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का है और शास्त्रीपुरम इलाके में आता है। वट्टेपल्ली एरिया कहलाता है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के प्रमुख हैं, हैदराबाद के सांसद हैं, वो वोट देने आने वाले हैं। किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर लगातार वोटिंग हो रही है। ख़ास बात यह कि हैदराबाद के कई इलाकों में, कई पोलिंग स्टेशन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई, जो कि इस बार ज़्यादा नया है यहाँ पर लोगों के लिए। अमूमन तेलंगाना पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात होते थे, लेकिन इस बार पोलिंग स्टेशन पे न सिर्फ अजहरुद्दीन की तस्वीर आ रही है। हमारे साथ बने रहिए। अजहरुद्दीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो वोट डालने पहुंचे हैं। ये कांग्रेस से अब की बार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी से अजहरुद्दीन वोट डाल चुके हैं और उसके बाद की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजहरुद्दीन, और अब की बार अजहरुद्दीन जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। आपको मैं सीट बता देता हूं। अजहरुद्दीन जुबली हिल्स हैदराबाद से, और जुबली हिल्स हैदराबाद सीट से ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अजहरुद्दीन वोट का इस्तेमाल करने सुबह सुबह पहुंचे हैं। उसकी तस्वीरें देख लीजिए। इलेक्शन होता है तो वोट डालना जरूरी होता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका कोई हक भी नहीं बनता कि आप क्या बोलते सो हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी से आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सही जगह पे वोट डालेंगे तो सही रिजल्ट आएंगे। बूथ के लोगों के लिए आपकी अपील? बूथ के लोगों के लिए मैं यही करूँगा कि बूथ में रहे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलाएँ और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। तो जुबली हिल सीट से अपना दांव आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, और वोट डालने पहुंचे थे। उन्होंने अपील की है वोट डालने की। ये तस्वीरें काफ़ी अहम हैं। सुबह सुबह लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में 2 गेस्ट मौजूद हैं। कृष्णा सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभय दुबे सर हैं। सबसे पहले कृष्णा सर, ये आशीष, सबसे पहले हम आशीष के पास लिए चलते हैं, उनके पास कुछ अपडेट है, वापस लौटते हैं तुरंत। जी देखिए, इस समय यहाँ पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पहुँचने वाले हैं यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पे, जो राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पोलिंग स्टेशन है। खास बात यह कि एमआईएम इस बार 9 सीटों पर तेलंगाना में चुनाव लड़ी है। 9 सीट जो है हैदराबाद और उसके सराउंडिंग में है, उसके आसपास के इलाकों में है। राजेंद्र नगर उसमें से एक सीट है जहाँ पर एक हिंदू कृष्णा यादव को एमआईएम ने टिकट दिया है। यहाँ पर कृष्णा यादव एमआईएम के टिकट कैंडिडेट्स हैं और पतंग के निशान पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा जुबली, जहाँ
यहाँ पर अभी अजहरुद्दीन का जिक्र कर रहे थे, जुबली हिल्स में भी MIM ने कैंडिडेट फाइल किया। खास बात है कि जुबली हिल्स में जहाँ BRS ने कैंडिडेट फाइल किया और BRS के सिटिंग MLA हैं, उस सिटिंग MLA के अगेंस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने आशीष, जहां से आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वहां असदुद्दीन ओवैसी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। वीरेश भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तो लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है। तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है। इस बीच सीएम पद के संभावित दावेदार जो है वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं ये भी काफी अहम है। चिरंजीवी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। इससे पहले हम आपको दिखा चुके थे, अल्लू अर्जुन ने मतदान किया था, उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। और जूनियर NTR की जो वोटिंग हुई है, जो उन्होंने वोट किया है, उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है और सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो बड़े नेता पहुंचे हैं उन्होंने अपील भी की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि बढ़ चढ़कर इस वोट में हिस्सा लें और अपने मत का इस्तेमाल करें। अजहरुद्दीन भी कुछ देर पहले ही वोट डालने के लिए पहुंचे थे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग जारी है। 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के 1.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 1.5 घंटे वोटिंग के पूरे हो चुके हैं और लगातार जो बड़े दिग्गज हैं वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे आपने देखा, अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, चिरंजीवी पहुंचे थे, दिग्गजों ने वोटिंग की है। जी किशन रेड्डी जो तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अब ये तस्वीरें देख लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही हैं, वो हम बताएंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कांग्रेस के नेता हैं और वो भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। जितने नामी गिरामी चेहरे हैं, बड़े चेहरे, वो अपील तो कर ही रहे हैं कि कविता भी वोट डालने के लिए पहुंची थी और उन्होंने भी अपना वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं वो भी अब धीरे धीरे वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कि कविता जो BRS की नेता है वो भी पहुंची थी, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। जूनियर NTR जो अभिनेता है वो भी वोट डालने के लिए पहुंच गए, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, उनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। कुल मिलाकर ये कहें कि अब देख लीजिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जब ये लोग वोट डाल रहे थे, अजहरुद्दीन जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर। जी किशन रेड्डी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वोट डालने के बाद जो स्याही दिखा रहे हैं वो। और कि कविता जब वोट डालने के लिए पहुंची थी तब की तस्वीर देख लीजिए। और अभी और 2 तस्वीरें जो बची हुई हैं उसमें जूनियर NTR की तस्वीर और अल्लू अर्जुन भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। स्नेहलता के पास चलते हैं और कुछ आंकड़े हैं। सीएम उम्मीदवार जो हैं, जो सीएम के संभावित दावेदार हैं, वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं चुनाव। पूरा आपको स्नेहलता बताएं। बिल्कुल विवेक, अब देखिए चेहरा कौन होगा ये जानना समझना जरूरी है। सबसे युवा राज्य है तेलंगाना और इस युवा राज्य को बनाने के लिए लड़ाई जो लड़े उन्हें के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने TRS से पार्टी शुरू की थी जो बाद में BRS हो जाती है, वो 2 विधानसभा सीटों से लड़ रहे हैं, गजवेल, सिद्दीपेट और कामारेड्डी, जिस पर कांटे की टक्कर इस बार कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? वो है अगला चेहरा, अगला नाम जो इस वक्त के तेलंगाना चुनाव में 2 दिन से बस क्रिएट कर रहा है, रेवंत रेड्डी। बिल्कुल कर्नाटक फॉर्मूले को दोहराने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है। हालांकि पूरा मंत्रिमंडल कर्नाटक का भले बैठा हो, लेकिन रेवंत रेड्डी वो नाम है जो इस वक्त जगह जगह लिया जा रहा है। और अगर कोई गेम चेंज होता है तो उसकी जिम्मेदारी और वो चेहरा रेवंत रेड्डी का होगा। 2 जगह से लड़ रहे हैं चुनाव को डंगल और कामारेड्डी। यहां पर वो किस तरीके से सीधा सीधा टक्कर देंगे ये देखने वाली बात होगी, जनता आज डिसाइड कर रही है। अगला नाम है बीजेपी की ओर से इटाला राजेंद्र। इन्हें कहा जाता है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुए हैं और अब ये 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हजीराबाद, करीमनगर, गजवेल, सिद्दीपेट। और आपको गजवेल के बारे में बताते चले कि ये सीधा सीधा ऐसा मुकाबला होगा जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और BRS की त्रिकोणीय संघर्ष। हालांकि प्रभाव क्षेत्र किसका है ये किसी से नहीं छुपा है। तो ये वो चेहरे हैं जिन पर दांव 3 बड़ी पार्टियों के हैं। ओवर टू यू विवेक। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, इसी चुनाव से जुड़ी हुई। जी किशन रेड्डी का एक बड़ा दावा सामने आया है, तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी किशन रेड्डी ने यह कहा है जनता को BRS से निजात मिलेगी। जी किशन रेड्डी का बयान, भ्रष्ट सरकार से छुटकारा मिलेगा, चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है। जी किशन रेड्डी ने वोटिंग के बाद ये बयान दिया है, सुना देते हैं आपको। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी हमारे साथ हैं।
आज मतदान का निर्णायक दिन है, भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद कर रही है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना चाहिए। उसके लिए पूरा तेलंगाना जनता भी तय किया है, क्योंकि 10 साल में जो टीआरएस सरकार है वो सरकार पूरा भ्रष्टाचार परिवारवाद में डूबा हुआ है और डिक्टेटरशिप में बुरा डूबा हुआ है। कोई जनता के साथ मिलने को तैयार नहीं है। वैसा ही जो कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद भी कोई बदलाव नहीं है। आप देख चुके होंगे अभी भी कर्नाटक में सत्ता आने के बाद 7 महीने में क्या क्या भ्रष्टाचार किया, क्या क्या फेल्यूर हुआ मालूम है। इसलिए एक ही अभी तेलंगाना जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, एक ही रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बीआरएस की क्या भूमिका रहेगी? बीआरएस का मैं बताया ना, अभी वो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, डिक्टेटरशिप है, उनका कोई अभी भविष्य नहीं रहेगा। ओवैसी की क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल कोई भूमिका नहीं है। वो पुराने शहर का आदमी है, उसके ज़्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं। वो पुराने शहर में 6 सीट का 7 सीट का उनका सीमित पार्टी है, उधर ही रहेंगे वो। कांग्रेस पार्टी ये साबित कर रही है कि मोदी जी के हाथ में, भाजपा के हाथ में, किशन रेड्डी के हाथ में एक तरफ बीआरएस है, दूसरी तरफ ओवैसी है। ये सब झूठ है, सब हो गए, सब खत्म हो गया, अब छोड़ दो आज। कांग्रेस इतना क्यों डेस्परेट है? बिल्कुल वो कुछ नहीं है, वो डिस्पैरिटी है। किसी हाल में सत्ता में आना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, गलत प्रचार करना चाहते हैं और कर्नाटक से पूरा पैसे लाके तेलंगाना में खर्च करना चाहते हैं, वोट को खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल तेलंगाना जनता बहुत चतुर है, बहुत जागरूक है। कांग्रेस का इस बात में नहीं आएंगे। यानी पैसा और शराब बांटा जा रहा है। आप देख चुके ना कल क्या हो रहा है, आज भी क्या हो रहा है। पूरा कांग्रेस एंड बीआरएस शराब पैसे बांटने में इतना एक शरारत करते हुए लोगों को बांट रहे। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे दोनों पार्टी। आपको लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी? 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार। पूरी उम्मीद है? उम्मीद है। कितनी सीटें मिल सकती हैं? सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, हाँ, उतना सीट मिलेगी। बहुमत की सरकार बनेगी? बिल्कुल बहुमत की। जनता, तेलंगाना की जनता भरोसा करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। किस पे वोट पड़ेगा? कमल निशान पे, मोदी जी के नाम पे? पार्टी के नाम पर, पार्टी के नाम, मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पे। यानी तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी इस बात का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगी। तो जी किशन रेड्डी को आप सुन रहे थे, उन्होंने दावा किया कि जितनी बहुमत के लिए सीटें चाहिए उतनी सीटें खुद बीजेपी ही लेकर आएगी। कृष्णा सर, जो कहा जा रहा है, सबसे पहला सवाल ये कि बदलाव या भरोसा, क्या लगता है आपको अब की बार? मेरे को लगता है, देखिए सबसे पहले ये कहूँगा जो किशन रेड्डी जी का स्टेटमेंट जो है ये बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि अब भी इसके पहले हमने सुना कि इनका नेता जो हैं क्या वो जो टी राजा सिंह है कि एक हाथ में हमारे बीआरएस वाले हैं हमारे साथ, और ऐसा दावा कांग्रेस भी कर रही है। नहीं, वो अलग बात है। जैसे किशन रेड्डी कह रहे हैं बीआरएस बिल्कुल परिवारवाद है, हम नहीं चाहते हैं, हम अपने बल पे बनाएंगे। अब मुझे लग रहा है जहाँ पार्टी जो पार्टी के पास एक सीट है अभी असेंबली में, एक से जाके मेजॉरिटी कैसी बनेगी? 4-5 साल में उनका इतना तो कोई बड़ा नेता नहीं उभरा है वहाँ पे कि जो ला सके सरकार में। मेरे को लगता है ये बड़े, वो कहते हैं ना, ब्रवाडो जो है स्टेटमेंट इन दोनों का। इसमें एक और पहलू है कि टी राजा सिंह तो कह रहे थे कि हमारे 40 तक जीत जाएंगे जी, और ये कह रहे हैं कि हमारा पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। तो दो नेता हैं, एक उनके मौजूदा एमएलए हैं, दूसरे उनके अध्यक्ष हैं। दो बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि टी राजा सिंह ने जो वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। अंदर खाने लगता है ठीक से मीटिंग में बातचीत हुई नहीं है कि दोनों बयानों में इतना अंतर आ रहा है। खैर, वीरेश की आवाज ठीक हो गई है, वापस चलते हैं वीरेश पांडे के पास। वीरेश, जो आपने बात की उनसे, एक तो हम ये स्टूडियो में गेस्ट से चर्चा कर रहे थे कि अंतर है बयानों में, आप ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं, और वोटिंग जो है आज हो रही है, किन मुद्दों पर वोट किए जा रहे हैं, कौन से मुद्दे प्रभावी रहे हैं, ये जरा बताइए। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करें तो जिस तरीके से किशन रेड्डी ये कह रहे थे कि भाजपा की सरकार बनेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका ये बयान मानना चाहिए कि ठीक है, वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड की बात है, मैं आपको बताऊं कि बीआरएस के खिलाफ एक हवा तो है।
लेकिन बीआरएस अभी भी सभी पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता से अगर जब हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो ये बातें स्पष्ट उभर कर आ रही हैं कि बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर जरूर आएगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने पुराने रिकॉर्ड में सुधार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से जब हमारी बात कर रही थी, उन्होंने बहुत काम किया है तेलंगाना में और ग्राउंड पर काम किया है। उनका भी स्पष्ट कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही किसी की भी सरकार बनेगी। लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक तरीके से उभार हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। कल रेवंत रेड्डी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मेरी जब बात चल रही थी, मैं उनके घर पर गया था, तो वो बहुत आश्वस्त थे। वो इस बात को कह रहे थे कि जिस तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, सरकार हमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सभी पार्टियों के अध्यक्षों, सभी पार्टियों के दावे हो गए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जिस पोलिंग बूथ पर है, जरा उसकी तस्वीरें दिखा दीजिए। अभी कितनी वोटिंग हो रही है, कितने लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, जरा ये भी बताइए दर्शकों को। देखिए, जो मतदान करने वाले लोग हैं वो इस कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं और यहां की तस्वीरों को मैं दिखाना चाहूंगा। इसी बूथ पर जी किशन रेड्डी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने मतदान किया और मतदान करके यहां से निकले। उन्होंने हमसे बात की। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, यहां पर जो वोट हो रहा है वो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, किस मामले पे हो रहा है? एक्चुअली देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए और हम चाहेंगे कि बीजेपी आए, जो नया सरकार बने, क्योंकि एक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये पार्टी अगर नया जो अब तक के लिए पे है। यहाँ भी पार्टी का नाम लेने से अगर लोग बचे तो जरा वीरेश इसका ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से फुल फ्लो में। चलिए, कोई बात नहीं, किसी की बात हम ना करें, लेकिन आप बताइए सर, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर वोट पड़ रहा है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, किस आधार पर मतदान हो रहा है? डेवलपमेंट की बात हमने जब मध्य प्रदेश में चुनाव कवर किया, राजस्थान में चुनाव किया, डेवलपमेंट की बात मतदाता जरूर करते हैं। वीरेश पांडे लाइव हैं, अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी। के कविता पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। वोटिंग के बाद वोट की अपील का आरोप है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने के कविता की चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहा है कि के कविता ने आचार संहिता तोड़ा है। के कविता पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कहा है कि वोटिंग के बाद वोट की अपील की है के कविता ने, जो गलत है, और इसी की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष के पास आपको लिए चलते हैं। आशीष, आरोप लग गए हैं और क्या कहा गया है इसके बारे में? जी देखिए, के कविता जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, बीआरएस पार्टी के एमएलसी हैं, वो बंजारा हिल्स में एक स्कूल में अपने मतदान के लिए पहुंची थी। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने लोगों से अपील की वो बीआरएस के पक्ष में मतदान करें और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज करवाई है। लिखित में शिकायत दी गई है कि ये जो अपील थी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की वोटिंग के बाद, वोटिंग सेंटर के बाहर, ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, इलेक्शन के नियमों का उल्लंघन है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चिट्ठी भेजी गई है निर्वाचन आयोग को। देखना होगा निर्वाचन आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, क्या इसको नोटिस में लेता है या नहीं लेता है। उसके अलावा एक और घटना हुई है, निर्मल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है आदिलाबाद जिले में, वहां पर मंत्री हैं इंद्रकरण रेड्डी। वो पार्टी के स्कार्फ को पहुंचकर पोलिंग सेंटर के अंदर पहुंचते हैं, वोटिंग करते हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों काफी आक्रामक है और इसको मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का साफ वायलेशन माना जा रहा है। बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं। अब इस बीच आपको के कविता का वो बयान सुनाते हैं जिस पर कांग्रेस नाराज हो गई है और चुनाव आयोग से शिकायत की है कि उन्होंने अपने पार्टी का नाम लेकर वोट करने की अपील की है वोट डालने के बाद। सुनिए। So we are fairly confident that people will come out in large numbers and they will vote for KCR Garu and they will vote for Kar. So we are fairly confident that people will come out in large numbers and they will vote for KCR Garu and they will vote for Kar. So we are fairly confident that people will come out in large numbers and they will vote for KCR Garu and they will vote for Kar.
तो ये आपने के कविता का बयान सुन लिया। अभय सर हमारे साथ मौजूद है। अभय सर, वोटिंग की अपील की जाती है कि बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल करें, इसमें ये कौन सा नया खेल है कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ले लिया? नहीं, ये गलती की उन्होंने, और सावधानीवश उन्होंने किया होगा या अतिरिक्त उत्साहवश किया होगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में अपराध तो गलती है। और वो बीआरएस की प्रमुख नेता हैं वहाँ पर, सारे देश में उनका नाम जाना जाता है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। और कांग्रेस ने शिकायत की है, हो सकता है कि चुनाव आयोग उन्हें कोई चेतावनी दे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या उनसे पूछे, उनकी पार्टी से पूछे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो कृष्णा सर, कांग्रेस ने तो शिकायत कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक शिकायत नहीं की। हो सकता है आगे करे, तो इसको क्या है वो बीजेपी और बीआरएस से जोड़ के देखा जाए? नहीं, अब एकदम से तो हम एक इस नतीजा पे नहीं पहुंच सकते हैं, मगर इन्होंने जो कहा ये काफ़ी गलत है। ये करना नहीं चाहिए था, अगर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक होना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या, इलेक्शन आयोग क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, वो देखना पड़ेगा। अब आज शाम को ही मालूम पड़ेगा, अभी तुरंत तो कुछ नहीं। अभी तो कंप्लेन गया है, टाइम लगता है ये मामलों में, इस मामलों को सुधारने के लिए शाम को। तो और कांग्रेस भी अभी, भाजपा भी कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि लगता है वो भी जरा चुप हैं। देखेंगे माहौल कैसा है, क्या है। दूसरे एक इसमें छोटी बात मैं और कहूँगा विवेक जी कि जो चुनाव आयोग का रवैया रहता है आजकल, उसमें चुनाव आयोग किसी भी मसले पर, खासतौर से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके उल्लंघन की शिकायतें होती हैं, तो उसमें वो कारण बताओ नोटिस देता रहता है, पूछता रहता है, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं होती जिससे लोगों को नसीहत हासिल हो और लोग आगे ऐसा उल्लंघन करने से डरें। तो इस लिहाज से चुनाव आयोग का रवैया काफ़ी ढीले ढाले किस्म का है। और उसके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ, भाजपा की तरफ ज़्यादा झुका रहता है, जबकि एक ज़माने में भारत का चुनाव आयोग टी.एन. शेषन के बाद में एक ऐसा संगठन था जिससे नेताओं को डर लगता था। वो बात आज खत्म हो चुकी है। मतलब ये कहें कि ढीले ढाले रवैया होने की वजह से जो नेता हैं वो भी अब हल्के में लेने लगे हैं चुनाव आयोग से, क्योंकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे डर हो, नजीर पेश हो जाए। तो इस पर हम करते रहेंगे चर्चा, लेकिन चलते स्नेहलता के पास, मेरी सहयोगी, वो आपको प्रचार मीटर दिखाएंगी। पर प्रचार मीटर कितना मैटर करता है ये जनता जानती है, क्योंकि आखिरी वक्त तक दमखम लगाने की टेंडेंसी देखी जाती है। प्रचार मीटर में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र सबसे पहले करते हैं। 7 नवंबर से वो प्रचार करने के लिए मैदान में होते हैं। 5 दिन का प्रचार उनका पहले से ये प्रोग्राम फिक्स होता है, जिसमें 7 जिले, 8 रैली, 1 रोड शो शामिल है, जिसकी तस्वीरें आई, जहां मंच से कैसी बातें की गई, ये सब कुछ आपके सामने रहा। आइए बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। इन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 18 अक्टूबर से प्रचार, 10 दिन का प्रचार, जहां पर कितने जिलों को कवर किया ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन वो भी ध्यान खींचता है जब वो प्रियंका गांधी के साथ एक जॉइंट रोड शो करते हैं और मंच से कहते हैं इंदिरा अम्मा ने बुलाया है, यानी इंदिरा गांधी के जमाने को याद दिलाया। इंदिरा अम्मा के नाम से उन्हें जाना जाता है और इसी को लेकर के बाद में सियासी वार पलटवार भी देखने को मिले। तो ये तो हाल रहा रैलियों का, प्रचार मीटर का। विवेक, तो रैलियां स्नेहलता ने आपको बता दी। अब एक बार फिर आपको लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास। मेरे सहयोगी हैदराबाद से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। वीरेश, जिसकी हम बात कर रहे थे, आपने जी किशन रेड्डी से बात की और जैसे टी राजा सिंह का बयान आया, वो कह रहे हैं कि बीआरएस से हमारी बात हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा जो डेंट है वो साबित हो सकता है? देखिए, मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ एक मीम चल रहा है। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी से मेरी जब बात हो रही थी और साथ ही साथ वहाँ बैठकर सोशल मीडिया पर एक मीम चल रहा है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री को दिखाया गया है, दूसरी तरफ तराजू लिए प्रधानमंत्री के हाथ में। कांग्रेस की तरफ से ये मीम है कि एक तरफ ओवैसी है तो दूसरी तरफ बीआरएस है। तो जिस तरीके से टी राजा सिंह ने कहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी पर दुष्प्रभाव ही पड़ेगा, जैसे कि हमारे समीक्षक कह रहे थे। और साफ बात यह है कि जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो टी राजा सिंह के इस बयान से अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए, साफ दिखाई दिए। उनसे मैंने 5 बार अटेम्प्ट किया कि क्या टी राजा सिंह के इस बयान पर आप कहेंगे बीआरएस के आप संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी बीआरएस के संपर्क में है या क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम जनता के संपर्क में है, किसी
के संपर्क में नहीं है, क्योंकि टी राजा सिंह के बयान से बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। और जो समीक्षक हमारे कह रहे थे स्टूडियो में बैठ के, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बल्कि उनके विरोध में जाएगा, और कांग्रेस के लिए तो ये बहुत ही फायदे की बात होगी। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप यहां चल रहा था, कांग्रेस इस बात को हमेशा साबित करने में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस एक ही हैं। ओवैसी, बीआरएस, भाजपा सब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश। कई बयान भी आए थे चुनावी रैलियों में इसको लेकर, और अब कुछ ही देर में ये तय हो जाएगा। शाम 5 बजे की वोटिंग के बाद जो पूरा मामला है ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 को सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी तस्वीर। सब हमारे साथ बने हुए